हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। इसी में यानी कि अवतार सिंह पाश की इसी पंक्ति में आगे जाके एक जगह वो लिखते हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। यानी कि कोई व्यक्ति जो जब वाचाल होता है, जब इस दुनिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तब तक बहुत अच्छा होता है। जब वो व्यक्ति पूर्णतः शांत हो जाता है, वो स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी दशा चल रही हो कि ऐसे बहुत से लोग शांत हो जाएं, एक प्रॉपर बड़ी अभिक्रिया शांत हो जाए, एक बड़ा उद्योग शांत हो जाए, तो निश्चित तौर पे सरकार को, सिविल सोसाइटी को गौर करने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे बिहार में एक ऐसे जूट मिल के बारे में जिसने बिहार में बड़े स्तर पे जूट के उत्पादन को अपने नियंत्रण में रखा था। आपको पता होना चाहिए कि विश्व में लगभग 70% जूट जो होता है वो भारत में ही उसका प्रोडक्शन होता है, एंड उसमें से भी जो 90% है वो हम अपने देश में ही उसका यूज करते हैं, 10% हम निर्यात करते हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि समस्तीपुर की अगर बात करें तो वहां पे भगीरथपुर नाम का एक क्षेत्र है जहां पे एक बड़ी जूट की फैक्ट्री थी जो रैंडमली बंद होने के कगार पे है। या ये कहें कि वहां का सायरन आप पीछे देख सकते हैं कि खामोश हो गया, मतलब वो जब फैक्ट्री बंद होती है तो नहीं सायरन क्लोजिंग वाला आता है। कारण क्या है? हम अक्सर जब भारत में उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसकी बात करते हैं, लेकिन उद्योगों का जो पतन होता है उसके पीछे क्या कारण है, हम कई बार इसकी बात नहीं करते। आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो रामेश्वर जूट मिल की हम बात कर रहे हैं, ये संकट क्यों पनपा, क्या कारण था, हर एक एंगल। और ध्यान रखिएगा, ये आपके जो सोसाइटी की बात कर लें, आप अर्थव्यवस्था की बात कर लें, हर तरीके से दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस स्टडी। प्लीज इसको अंत तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी फॉर यू। ठीक है, ठीक है। तो यूपीएससी के स्तर पे, कोई भी करंट अफेयर्स के स्तर पे डिटेल विश्लेषण करेंगे। द हिंदू में 6 अप्रैल को जो एडिटोरियल निकला था, हमने उसके आधार पे इस आर्टिकल को प्रॉपर क्यूरेट किया है। ठीक है, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे आपको मिलेगा। सर्च कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। बाकी इफ यू वांट तो आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आते हैं पॉइंट पे। हुआ क्या? तो समस्तीपुर आपको पता है कि बिहार का एक जिला है और वहां पे एक गांव है भगीरथपुर, है ना। यहां पे एक मिल फैक्ट्री थी, ठीक है, जो 1926 में दरभंगा के महाराजा जी द्वारा स्थापित थी, है ना। लगभग 84 एकड़ में फैली हुई थी। विंसम इंटरनेशनल वर्तमान में उसके मालिक थे, मतलब उनके पास ओनरशिप है ना। नवंबर 2025 से बंद पड़ी हुई है। कारण क्या है? 24 करोड़ ऋण डिफॉल्ट और वित्तीय हेराफेरी की। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि ये ट्रिगर यहां तक कैसे हुआ, है ना। प्रभावित पेरोल श्रमिक लगभग 1200 जो श्रमिक हैं वो इससे प्रभावित हैं। पूर्व में इन्हीं श्रमिकों की संख्या लगभग 5000 थी। मतलब कि एक तो श्रमिकों की संख्या बहुत कम हुई, लगभग 1/5 हो गई। उत्पादन भी बंद हो गया और हम सबको देखने में आ रहा है कि बिहार जैसा जिला जहां से लोग दरअसल माइग्रेट करके बाहर जाते हैं, अब एक उनको और कारण मिल गया जहां पे कुछ लोग यहां पे रोजगार में जुड़ सकते थे। ठीक है, मुख्य मांग उनकी थी कि उनको 660 रुपए प्रतिदिन दिया जाए, जो कि मिल नहीं रहा था। लगभग देखा जाए तो करोड़ों रुपए का बकाया है। पीएफ की बात कर लें, पेंशन की बात कर लें, वेतन की बात कर लें, तो बड़े स्तर पे एक कंपनी बंद हो गई है। और ये सिर्फ 1200 लोगों की बात मत कीजिए, इन 1200 लोगों के जो परिवार होंगे तो आप मान सकते हैं कि लगभग 8 से 10,000 लोग जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे प्रभावित होने वाले हैं। और ये तो उनकी बात है जो इसमें काम कर रहे हैं। इससे जो जूट के निर्माण होते थे, बोरियां बनती थी, उसमें जो लोग जुड़े हैं और वो जिस चीज में काम आता था, तो दिस इज अ चेन रिएक्शन। एक चीज बंद होती है, उसके द्वारा चेन से बहुत सारी चीजें बंद होती जाती हैं। चलिए थोड़ा सा एक बार टाइमलाइन को देख लेते हैं। तो 1926 में दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा 84 एकड़ में इस जूट मिल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बिहार के जो गरिमामय औद्योगिक इतिहास रहा है उसमें गोल्डन चैप्टर था ये। ठीक है, 1954 में बिरला जो ग्वालियर है ना, ग्वालियर लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया। 1986 में जो करंट ओनर है यानी कि विंजम इंटरनेशनल लिमिटेड, इन्होंने इसको अधिग्रहण कर लिया। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी थी। अब हुआ क्या कि
शुरुआत में तो बहुत बड़ा स्तर पे उत्पादन होता था, ठीक है। 2014 तक 80 टन गनी बैग का उत्पादन होता था बड़े स्तर पे, ठीक है। 2017 से 19 के बीच में पहली बार 2 वर्ष के लिए, कोविड से पहले की बात बता रहा हूं, ये मिल बंद हुई। नवंबर 2025 के बीच में, ये जो 100 वर्ष पहले यानी कि 1926 में जो शुरू हुआ था, वो कंपनी पूरी तरीके से बंद हो गई। तो क्या हम सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहे हैं? नहीं, हम एक वल्नरेबल क्षेत्र में उद्योग की जो मृत्यु है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि डेथ ऑफ इंडस्ट्री कैसे ट्रिगर होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिगर के कारण क्या थे? पहली बात तो वित्तीय गबन, जो मिल मैनेजर थे उन्होंने बहुत सारा पैसा लिया और वो फरार हो गए, है ना। ऋण डिफॉल्ट, मालिक विंसम इंटरनेशनल का 24 करोड़ रुपए के ऋण पे डिफॉल्ट है, मतलब ऑब्वियसली वो नहीं पे कर पाए, है ना। और ये सिर्फ उनके साइड से नहीं, ये दूसरे साइड से भी, यानी कि सरकारी कंपनी है BSF CSCL, इन्होंने विंसम को बकाया भुगतान नहीं किया, ये सरकारी कंपनी। तो एक ऐसे ट्रैप में वहां का मजदूर फंसा है जिसमें वो कंपनी और सरकार दोनों शामिल हैं। नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है, इस देश का हो रहा है। चलिए, श्रमिकों पे अगर प्रभाव देखा जाए, जो डोमिनो इफेक्ट होता है, क्या होता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कानूनी संघर्ष, 500 प्लस श्रमिकों द्वारा पीएफ कार्यालय में शिकायत की गई, भाई पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग पलायन कर गए दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, हैदराबाद, कोलकाता की ओर, ठीक है। निश्चित तौर पे जो योग्य कुछ लोग बचे थे, उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा था। जो कुछ योग्य थे वहां चले गए, तो योग्य को पैसा नहीं मिल रहा है, अकुशल काम कर रहे हैं। उसके अलावा रिवर्स माइग्रेशन, पश्चिम बंगाल की बंद होती जूट मिलों से भी श्रमिकों की वापसी हो गई, वहां पे भी दिक्कत हो रही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जूट उद्योग सबसे ज्यादा फलता फूलता कहां पे है? पश्चिम बंगाल में, है ना। असहायता क्या? अब देखा जाए तो जो मनरेगा, जिसका नाम बदल चुका है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मनरेगा है, यानी कि जो नरेगा या मनरेगा जिसे कहते हैं, उसका नाम बदल गया है। कमेंट बॉक्स में बताना नाम बदल के क्या किया गया है। वहां पे भी नियमित कार्य तो मिल नहीं रहा है, तो दोहरी मार पड़ी है उनको कि उनका जो जूट मिल थी वो बंद हो गई है, और यहां पे भी मनरेगा वगैरह में भी उनको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या है कारण? क्या है? पहली बात तो हम सबको पता है, सिर्फ पर्यावरण का दुश्मन नहीं, बल्कि इस प्रकार के उद्योगों का भी दुश्मन, जो प्लास्टिक पैकेजिंग है ना। सस्ते, हल्के, टिकाऊ प्लास्टिक बैग भाई कोई भी खरीदना चाहेगा, उसे पैक करना चाहेगा, एक कारण ये रहा। अगला, जूट उत्पादन में गिरावट। 2014 में जो 106 लाख गांठें बनाई जाती थी, एक यूनिट की बात कर लीजिए, मतलब जिस यूनिट पे इनको सेल किया जाता है, मैं उस यूनिट की बात कर रहा हूं, वो 2024 में 84 लाख हो गए। और ये स्रोत भी किसका? कृषि मंत्रालय से हमने इसको सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसका मतलब अमूमन जो चीजें आगे की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती हैं, वो घटते जा रही हैं, है ना। कच्चे माल का संकट, अब आप सबको पता है कि जब जूट की बात करते हैं, तो जो कच्चा जूट है उसकी आपूर्ति होगी तभी बेहतर हो पाएगा। तो ये जो 84 से 106 का डाउनफॉल था, इसका बड़ा कारण क्या है कि जो कच्चा जूट जाता था उसकी आपूर्ति कम हो गई। और क्या हुआ, जैसे समय के साथ हम एआई का इस्तेमाल देख रहे हैं हर जगह, हर क्षेत्र में, लेकिन जूट की जो कंपनियां हैं, जूट मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनियां हैं, यानी कि जो बैग्स मैन्युफैक्चर करते थे, उन कंपनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना का पुराना रहा, है ना। और एक और बात, जो वेतन विवाद, उन्होंने कहा कि हमको 660 रुपए प्रतिदिन का भुगतान कीजिए। मिल क्या रहा था? मिल रहा था हमको 410 से 430, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 2/3 ही मिल रहा था जिसको वो लोग मांग कर रहे थे, उसकी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, नीतिगत विरोधाभास को भी देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि चीजें एक ही तरफ से खराब है, मैं बात करता हूं। देखिए, पहली बात तो जो जूट पैकेजिंग एक्ट है, इसने इस बात को निर्धारित किया कि भाई जूट का जो निर्माण हो रहा है उसका इस्तेमाल भी हो। तो कहा गया कि जो 100% अनाज है वो सिर्फ जूट के पैकेजिंग में जाएगा। तो आप देखते होंगे एफसीआई वगैरह में जो अनाज आता होगा, वो जूट की जो बोरी होती है उसमें ही पैक होके आता है। और जो 20% शुगर है, यानी 20% जो चीनी है, ये भी जूट के पैकेजिंग में जाएगा। ये इस एक्ट, यानी कि जूट पैकेजिंग मटेरियल जेपीएम एक्ट जो है, इसके द्वारा तय कर दिया गया था। लेकिन हो क्या रहा है? विरोधाभास। इसके बावजूद उद्योग संकट में है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी का मैंने नाम बताया, BSF CSCL जैसी कंपनी, बड़े स्तर पे इनका बकाया है इस प्रकार की मिलों के लिए, और उन्होंने, यानी इन सरकारी कंपनी ने अपना बकाया चुकाया ही नहीं है, वो भी एक बड़ा कारण है ना। चलिए, हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं। क्या है कि पहली बात तो अगर हम देखा जाए, जिसको कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की आकस्मिकता, क्या है कि जब स्थायी और नियमित नौकरियां जो अमूमन स्टेबल होती हैं, वो भी इनस्टेबल हो जाए, वो भी रोजगार वहां पे धीमे धीमे कम होने लगे,
है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं दिक्कत वाली। ठीक है, पहले 5,000 स्थायी श्रमिक थे जो 1,200 हो गए। ठीक है, पेंशन और पीएफ जैसे महत्वपूर्ण जो सामाजिक सुरक्षा घटक माने जाते हैं उनका क्षरण हुआ, और कुशल औद्योगिक श्रमिकों का जो है वो अकुशल निर्माण मजदूर बनने पे मतलब बेसिकली जो जूट के लिए अद्भुत कारीगर थे वो जाके कहीं मजदूरी करेंगे, कहीं पे वो मिस्त्री का काम करेंगे। ये क्या है कि भाई जहां पे आप कुशलता से काम कर सकते थे वहां पे आपसे काम करने के लिए कुछ है नहीं, अब आप कहीं और जाओगे तो अकुशल मजदूर ही बनोगे। ठीक है, मैं एक और कारण आपको बताता हूं। यहाँ पे यूनियन की राजनीति भी हुई। अब दो यूनियन बन गई, एक रामेश्वर जूट मिल मजदूर यूनियन, एक रामेश्वर जूट मिल संघर्ष समिति। इनके नौशाद आलम जी थे, 4+ वर्षों से इन्होंने चुनाव यहाँ पे नहीं हुआ। इनके रामबली महतो जी थे, ये अपंजीकृत है, 1 मार्च 2026 को इनको नोटिस भी मिल गया है ना। यहाँ पे लगभग 1,200 लोग पेरोल श्रमिक इनके सदस्य थे, 1,500+ और पूर्व श्रमिक भी इनके। तो अब होता क्या था कि सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति विभाजन हो गया, तो सामूहिक रूप से जो आप प्रेशर बना सकते थे आप भी टूट गए हो। देखो, फूट डालो और राज करो सिर्फ अंग्रेजों की नीति नहीं रही है, ये हर जगह की नीति रही है। कंपनी भी चाहती है कि अगर कोई उसमें ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है तो वो भी टूटे, और इस प्रकार से 2 ऑर्गेनाइजेशन की यूनियन की जो राजनीति थी उससे जो प्रभाविकता थी वो कम हो गई। अब इसका संकट देखिए, एक और जो वेतन की मैंने बात की हमेशा से, आप इसको जरा यहां पे देखिएगा कि मिल में भुगतान क्या हो रहा था, 410, 423 या 430 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान हो रहा था। श्रमिकों ने कहा कि हमको 660 रुपए चाहिए। ठीक है, बिहार सरकार का जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 660 मिलना चाहिए, उच्च कौशल वाले को 444, 428, ठीक है, ये मिलना चाहिए था। पश्चिम बंगाल जूट मिल मानक भी 660 रुपए का है, लेकिन बिहार में स्थिति क्या थी, न कोई सुनने वाला था, न कोई देखने वाला था, चीजें खराब ही जा रही थी। तो निश्चित तौर पे एक डाउनफॉल तो आना ही था। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, इसके थोड़े विश्लेषण को थोड़ा अन्य तरीके से भी और देखते हैं क्या है। अब जो यहाँ पे हमने इनकी बात की, महतो जी की, इनकी बात कर लेते हैं। तो इनके पिता को मिल के फर्श पे जाति आधारित अपमान का सामना करना पड़ा। भारत की एक काली सच्चाई ये भी तो है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ रहे हैं, एक बड़ी लड़ाई तो खुद को मनुष्य प्रूव करने की भी है। और अगर आप किसी निचली जाति से आते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं कि देर आर 90% पीपल जो इस बात की नहीं करते, पर जो 10% लोग इसको ट्रिगर करते हैं, दरअसल वही माहौल खराब करते हैं। तो जाति आधारित अपमान का सामना करना पड़ा। यह केवल वेतन का नहीं बल्कि सम्मान का भी संघर्ष हो गया था। पहले कहते ना कि आप कहते थे, बाद में अरे तरे जो होने लगा ना, तू कर बेरे, जो नहीं भोजपुरी में बोलते हैं, वैसा चीजें होने लगी। तो इससे क्या है प्रासंगिकता, इसकी क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है कि जब पैसे के साथ सम्मान जुड़ जाए ना तो स्थितियां थोड़ी गंभीर होने लगती हैं। ठीक है, अगर हम आर्थिक कोण की बात करें तो औद्योगिकीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब औद्योगिक केंद्र श्रमिकों को वापस अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ धकेल देते हैं। भाई ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज सिस्टम का हिस्सा थे, अब ये मजदूरी करेंगे, यहाँ पे कहीं पे रेहड़ी वगैरह लगाएंगे लोग, है ना। जबरी प्रवास, फोर्स माइग्रेशन, कुशल जूट श्रमिकों का शहरों में अकुशल मजदूर बनना, मैं पहले बता चुका हूं इसको। रिवर्स माइग्रेशन, पश्चिम बंगाल में भी जूट मिलें बंद होने से अब श्रमिकों की घर वापसी हो रही है। वो क्या करें, ये वो लोग हैं जो बिहार से पश्चिम बंगाल चले गए थे। भूमिहीनता क्या कि पीढ़ियों से जो इन मिल में जो लोग काम कर रहे थे उनकी पीढ़ियां निर्भर थी। गांव में बड़ा माहौल बनता था कि अरे वो पीढ़ी में काम, वो उस मिल में काम कर रहे हैं। अब क्या है कि मिल ही बंद हो गई है, क्या बोलेंगे। मुझे याद है कि जब मैं अपने गांव जाया करता था तो वहां पे शुगर मिल को लेके बड़ी बात होती थी कि फलाना शुगर मिल में काम करते हैं, खूब पैसा बनाते हैं। बंद हो गई मिलें, ऐसे ही भी बंद हो जा रही ना। चलिए थोड़ा सा एक कॉम्पेरेटिव एनालिसिस कर लें। तो पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो क्या है कि पर्यावरण राजनीति कानून कहां कहां पे आपको दिख रहे हैं, किस प्रकार से। जूट एक बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली फाइबर है, प्लास्टिक की तरह नहीं है, यूजफुल है। ठीक है, जेपीएम एक्ट 1987 एक सकारात्मक कदम था लेकिन कमजोर क्रियान्वयन हुआ। अब देख लो कि हम एसडीजी की बात करें जहां पे हमको प्रदूषण कम करना है, उसके लिए बेस्ट चीज क्या है, पॉल्यूशन कम करना है, उसके लिए बेस्ट चीज क्या है कि जूट जैसी चीजों को प्रमोट किया जाए। पर स्थिति क्या हो रही है, डाउनफॉल दिख रहा है। ठीक है, राजस्थानी स्तर पे जो विधायक है उन्होंने इसको फरवरी 2026 में उठाया भी इसको। ठीक है, लेकिन कोई ठोस प्रतिक्रिया का अभाव हुआ नहीं, मतलब कोई ठोस प्रतिक्रिया का अभाव होना मतलब प्रतिक्रिया नहीं हो पाई उसमें, है ना। श्रम मुद्दों पे राजनीतिक प्राथमिकताएं बिल्कुल नहीं है ही नहीं। श्रम पे कैसे बात हो सकती है, मजदूरी पे कैसे, ये तो चल जाएगा, जो भी बकवास चीजें करा ले उस पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने कुछ कानूनों की बात की है, एक ही जगह पे कितने कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। कोड ऑफ वेजेस जो है 2020 का, वो लागू नहीं है, जो 660 रुपए मिनिमम की बात की गई थी। ठीक है, पीएफएन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, इसका भी बकाया देना नहीं दिया गया है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात कर ली जाए, ट्रेड यूनियन एक्ट की बात कर ली जाए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की बात कर ली जाए, हर एक स्तर पे हर एक कानून का यूज नहीं हुआ है, मिस यूज हुआ है ना।
चलिए, मैंने बता ही चुका हूँ 70% भारत विश्व का उत्पादन करता है, 90% हम खुद यूज करते हैं, 44 लाख गांठें भारत में कुल जूट का उत्पादन, इसकी मैं बात कर चुका हूँ। यूपीएससी के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिए, उसको देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। देखा जाए अगर केंद्र बनाम राज्य सरकार की विफलताएं, तो नेशनल जूट पॉलिसी 2005 जूट उत्पादकता और गुणवत्ता पर जोर, प्रभाव बिहार जैसे राज्यों में प्रभाव बहुत सीमित रहा क्योंकि अच्छे से कार्यान्वयन नहीं हुआ। जेपीएम एक्ट के बारे में बता चुका हूं, यहां पे भी बकाया जब नहीं मिला तो ये भी स्थिति खराब हो गई। अब देखा जाए तो अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, इसके कारण जो तकनीकी इनोवेशन होना था कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब केंद्र सरकार भी यहाँ पे विफल रही। राज्य सरकार की बात की जाए तो कोड ऑफ वेजेस रूल्स 2025 660 रुपए न्यूनतम वेतन तय करना था, जो नहीं मिला, है ना। न्यायिक विलंब, बीएसएफ सीएससीएल जो है, इनके भी जो बकाये की बात हो रही थी, मैंने बार बार बताया, वो दिया ही नहीं गया, तो वो भी एक दिक्कत आई। निष्कर्ष, सरकारी देनदारी और निजी उद्योगों के बीच जटिल संबंध ने इस संकट को और गहरा कर दिया। मैं बता रहा हूं ना कि दिस इज अ चेन रिएक्शन, आपको एक जगह पे नहीं, इसकी मल्टीपल जगह पे इसके इफेक्ट दिखेंगे आपको, है ना। चलिए, क्या हो सकता है? तत्काल उपाय, भुगतान किया जाए, जो पीएफ है, पेंशन है, वेतन है, जो वहां पे कुर्की करके किसी भी तरीके से उसको इमीडिएटली पहले भुगतान किया जाए, ठीक है। जो बीएसएफ सीएससीएल के बनाम विंसम मामला जो चल रहा है, जो केस चल रहा है, इस पे त्वरित रूप से कार्रवाई हो, है ना। श्रमिकों के लिए तत्काल रूप से इस प्रकार को कोई कार्य जैसे मनरेगा वगैरह खोजा जाए जहां पे वो काम कर सके, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का अनुपालन करते हुए पारदर्शी यूनियन का चुनाव हो, जो दरअसल एक यूनियन हो और इनके लिए सामूहिक रूप से काम कर सके, ठीक है। दीर्घकालिक नीतिगत उपाय, निश्चित तौर पे आप आधुनिकीकरण कीजिए इस प्रकार की मिलों का, ठीक है। सिर्फ आप जूट के बोरियां क्यों बना रही हैं, और भी प्रकार चीजों पे काम कीजिए और विविधीकरण कीजिए, है ना। पर्यावरण पे देखिए, हम सबको पता है कि अगर भारत को पर्यावरण की दिशा में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दिशा में बेहतर काम करना है, तो भारत को दिशा में देखना होगा, और इस प्रकार के जो उद्योग हैं क्लस्टर के रूप में, इनको पुनः जीर्णोद्धार करने की जरूरत है, वरना चीजें बहुत खराब हो सकती हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड निबंध के में कहां उपयोगी हो सकता है, मैंने एक ही स्लाइड में सारा दे दिया है। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू दिस, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कुछ मुख्य परीक्षा है तो संभावित प्रश्न भी मैंने जोड़ दिए, प्लीज अगर आप लिख सके तो मुझे मेल के द्वारा ये जरूर लिख के भेजने का प्रयास कीजिएगा। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मिल का बंद होना है, ठीक है, ये कारखाने की समाप्ति नहीं है, ठीक है। एक 100 साल की औद्योगिक विरासत है, बहुत से मजदूरों की का रोजगार है ना, हजारों परिवार की आजीविका, और बिहार के औद्योगिक भविष्य पे एक गहरा प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न चिन्ह है भारत पे भी, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रहा है, पर हम कर नहीं पा रहे हैं। एक राजनीतिक इच्छा शक्ति यानी कि पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है, ताकि इस प्रकार के उद्योगों में भी बेहतरी हम देख सकें। बाकी आपको एक चीज बताते चले, आज 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल से हमारे निर्माणा बैचेस में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगले हफ्ते 10 दिन इसमें एडमिशन चलेगा, तो अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड जो फ्लैश कर रहा है, यानी कि विकास लाइव, इसका प्रयोग कीजिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। मैं फिर से बता दूं कि मैं कई बार बता चुका हूं कि एक बहुत ही बेहतर तरीके से क्यूरेटेड ये बैच है, जिसमें आपको बहुत से गुड फीचर्स मिलते हैं, मेंटरशिप मिलता है, एमआरपी, एसआईपी, देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स टू गो थ्रू। तो आप इसको एक बार जरूर देखिए, ब्रोशर को देखिए, ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए। बाकी हिंदी साहित्य का जो बैच है 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो इससे जुड़ना चाहते हैं, मैं ही पढ़ाता हूं, तो अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन यूज माय कोड विकास लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अदरवाइज मेरा जो टेलीग्राम है, यहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं, ऑप्शनल को लेके, जीएस को लेके। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहे तो जुड़ जाते हैं, पीडीएफ भी आपको यहाँ प्राप्त होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूरी हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि भारत का युवा क्या सोचता है इस दिशा में। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।